इस वक्त अगर आप दुबई में जाएंगे तो आपको दुनिया की हर यूनिवर्सिटी का कैंपस मिलेगा. Starting from $100,000. Buy a property and you are eligible for golden visa. USA, they ask you to come and invest into a project or create 10 jobs and you can get a green card. अगर आप यूरोप itself सेटल नहीं होना चाहते और आप कहीं बाहर से इम्पोर्ट कर रहे हैं तो टर्की इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन. पाकिस्तान में फैमिली की डेफिनेशन है चाचा मामा पुप्पी बाप भाई बेटा कजन्स और उनके आगे से बच्चे. वहाँ पर टाइम रहते हैं उसमें आप ना प्रॉपर कमा सकते हैं ना खुल के रह सकते हैं. अगर एक बंदे ने जाके असाइलम में अप्लाई कर दी है तो ही हैज क्लोज द डोर फॉर होल फैमिली, एक्सटेंडेड फैमिली एज वेल. कोई भी एजेंट मेक श्योर नहीं कर सकता, गारंटी नहीं कर सकता कि वो प्रोसेस सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा. नहीं, यूएई डज नॉट ऑफर सिटीजनशिप. हमारे अक्सर लोग आते हैं हु डू नॉट इवन हैव बर्थ सर्टिफिकेट्स. Assalamu alaikum to all people inside Pakistan and outside the country. You're watching a podcast by Startup Pakistan and this is your host Sohaib Siddiqui. ख़वातीन और हज़रात, आज के एपिसोड में we will discuss life in Dubai, especially workplace culture के बारे में, क्योंकि दुबई और मिडिल ईस्ट के अंदर आपकी वाइट कॉलर जॉब आर जनरली ऑक्यूपाइड बाय द पीपल फ्रॉम द वेस्ट, और जो एशियन होते हैं पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी, दे जनरली वर्क फॉर द ब्लू कॉलर जॉब. तो एंड हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द पाकिस्तानी वर्क प्लेस, वहाँ पे करियर के क्या चांसेस होते हैं, डेवलपमेंट वगैरह के बारे में. बिकॉज जो हमारे गेस्ट हैं ही इज़ वर्कड इन पाकिस्तान, सो ही इज़ इन अ बेटर पोजीशन टू गिव द कंपैरेटिव एनालिसिस. और सेकंड पार्ट के अंदर वी विल डिस्कस, आपने सुना होगा कि इफ़ यू सबमिट सर्टन अमाउंट यू गेट द पीआरशिप ऑफ सर्टन कंट्री. सो इज़ दैट सो सिंपल या फिर इसके अंदर कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं? टू डिस्कस दीज टू टीम वी हैव इन्वाइटेड अ वेरी टैलेंटेड पर्सन. ही इज़ करंटली द CEO ऑफ टेक कंसल्टेंसी, जो कि इन्वेस्टमेंट बाय सिटीजनशिप की अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लोर कर रही होती है. सर, थैंक यू so much for being part of our show. To begin the conversation, first I would like to know कि आपका ताल्लुक कहाँ से था, where you born and raised. उसके बाद हम जाएंगे आपके प्रोफेशनल जर्नी की तरफ. Perfect जी, thank you so much for inviting first of all. Profession से पहले चलें, ठीक है, let's talk about where I'm coming from. I was born in Kuwait और उसके बाद my family moved to Pakistan when I was very young. I was a child. तो मेरी early education पाकिस्तान में ही है सारी. किस शहर से? लाहौर. I have been in Lahore. हमारी फैमिली ओरिजिनली भी लाहौर से थी बिफोर मूविंग टू कुवैत, और उसके बाद भी हम वापस लाहौर ही आए थे. तो माई अर्ली एजुकेशन वॉज ऑल्सो फ्रॉम लाहौर. पढ़ते रहे हैं वहीं पर ही, और उसके बाद आई मूव टू दुबई व्हेन आई वाज 21. तो उस दौरान सारा टाइम पाकिस्तान में ही गुजरा हुआ है. बैचलर भी आपका बाहर से है? बैचलर्स मैंने एक्चुअली जाके दुबई से किया था. आई स्टॉप माई एजुकेशन, और उसके बाद व्हेन आई वेंट टू दुबई तो फिर मैंने वहाँ जाके अपना बैचलर्स किया. वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि लोग बैचलर्स के लिए तो प्रेफर करते हैं वेस्ट यूरोप या अमेरिका जाना चाह रहे होते हैं. तो आपके क्या थॉट प्रोसेस था कि दुबई चूज़ करना? वॉज इट और स्कॉलरशिप थी या फिर ट्यूशन फी में रिलैक्सेशन थी? क्या थॉट प्रोसेस था? अच्छा, मैं जब व्हेन आई मूव टू दुबई आई वाज नॉट प्लानिंग टू स्टडी फर्दर. उस वक्त दिमाग में भी नहीं था. And then I realized that you should have a proper education. You should have a degree. चाहे आप उस पे काम करें नहीं करें, but it helps you one way or another. मेरा मानना है कि education आपकी degrees आपको आज नहीं तो कल नहीं तो परसों at certain stage will definitely help you. So I decided to continue my education. So I was already in Dubai. I was working there and I was looking for some part-time university जहाँ से मैं education complete कर सकूँ. Luckily I found it and I continued it. मेरा उसमें ऐसा कोई thought process नहीं था कि मुझे कहाँ जाना है, कहीं और पढ़ने जाना है या नहीं जाना. I was settled, I was working and I wanted to continue it. और साथ साथ काम क्या कर रहे थे वहाँ पे उस टाइम? I was working for bank at that time. I have worked with couple of banks, local banks in Dubai. और it was easy for me कि मैं शाम को वीक में 3 दफ़ा जाके पढ़ सकता था. अच्छा, वेरी इंटरेस्टिंग कि आपकी बैचलर नहीं थी और आप मेरे ख्याल से FSC की ग्राउंड्स के ऊपर आप इंटरमीडिएट के बैकग्राउंड पे आप बैंक में जॉब कर रहे थे. एग्जैक्टली. व्हाट वाज रोल देयर? अच्छा, देखें, हमारे एक्सपीरियंसेस जो होते हैं वो हमें कई बार ज़्यादा सिखा जाते हैं, मोर देन एनी यूनिवर्सिटी और कॉलेज. मैं जब दुबई मूव हुआ तो आई हैड अ small experience in insurance industry which helped me a lot actually, और उसी की बेस पे based on my experience I got a job. और it was interesting. मैं उसी सेक्टर में काम कर रहा था जिससे मैं पाकिस्तान से काम करते हुए गया था. और
Dubai may actually they do offer let you work. They look at your experiences. They look how you deal with people, especially when it comes to a industry जहाँ पे banking में आप public dealing में. It is more about how you deal with people. So it was easier during that time. अब इतना आसान नहीं रहा हुआ, but it was a different time. So very interesting story कि एक इंटर की एजुकेशन और साथ में एक्सपीरियंस की बेस के ऊपर और बैंक में जाके जॉब करना. और बैंक में स्पेसिफिकली किस डिपार्टमेंट को आप देख रहे थे वहाँ पर? I was working in insurance. अच्छा, इंश्योरेंस, बैंक के भी इंश्योरेंस प्रोडक्ट के ऊपर काम कर रहे थे. और ये 2000 कब की बात है? 10-11 की? So it was around 2013 when I started working for banks. अच्छा, ज़बरदस्त. अच्छा, साथ में जो एजुकेशन कंप्लीट कर रहे थे तो था एक टारगेट के यार स्पेसिफिकली मैंने इसमें मेजर्स करना है ताकि जाके बाद में कॉम्प्लीमेंट करे. तो उस टाइम क्या थे फ्रॉम करियर पर्सपेक्टिव? As I said, I was in public dealing. तो मैंने I was never a finance guy. तो I did when I did my bachelor's, I did it for the marketing. वही दिमाग में रखते हुए, because Indian marketing and public dealing complement each other. तो this is what the thought was. और यूनिवर्सिटी दुबई के अंदर थी तो वो कैसा था वहाँ पे? क्योंकि दुबई के अंदर जनरली ये होता है कि लोग प्रेफर नहीं करते एजुकेशन को. जितने अपने वो अरबी होते हैं अपने बच्चों को पाकिस्तान भेजते हैं इनिशियल एजुकेशन के लिए, बाद में जाके वेस्ट भेज रहे होते हैं. और तो वहाँ पे एजुकेशन वो कैसा इंटरनेशनल एक्सपीरियंस कैसा था स्टूडेंट का? आई थिंक ये बड़े पुराने वक्तों की बात हो गई है जब ये होता था. अगर आप रिसेंटली देखें ना तो अरब कंट्रीज हैव डेवलप्ड मैजिकली, और नॉट जस्ट इन इंफ्रास्ट्रक्चर. उन्होंने हर चीज़ में बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं. वी हैव सीन दुबई ग्रोइंग इन फ्रंट ऑफ आवर आइज. अब सऊदीया इज़ रेप्लिकेटिंग द सेम थिंग. इस वक्त अगर आप दुबई में जाएंगे तो आपको दुनिया की हर यूनिवर्सिटी का कैंपस मिलेगा. आपको अगर आप सेटल्ड हैं दुबई में, अगर आपकी फैमिली सेटल्ड है, आपके पेरेंट्स वहाँ पर हैं और आप दूर नहीं जाना चाहते पढ़ने के लिए, यू कैन एक्चुअली स्टे इन दुबई and have a degree from any university in the world, चाहे वो UK की हो, US की हो, Canadian हो, no matter what. अगर दुबई की बड़ी अच्छी एग्जांपल है कि बड़े कम अरसे के अंदर बड़ा डेवलप किया, नॉट इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी बल्कि उसने एजुकेशन के ऊपर भी काम किया है दुबई बहुत ज़्यादा काम किया है. And I was actually listening to Sheikh Saab, the king of Dubai, and he was saying कि I want my people to be facilitated today, not tomorrow. So this was their thought. उसी को लेके उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त. अच्छा, साथ में ये बताएं कि जनरली एक परसेप्शन आता है कि जितने भी मिडिल ईस्ट के अंदर हैं जो लोकल वुमेन है ना, उनका काम के वर्क प्लेस के अंदर ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होती. पाकिस्तान भी शायद उनसे बेहतर है, थोड़ा प्रोग्रेस कर रहा है. तो दुबई में हाउ एग्जैक्टली ये मिथ है या फिर बाकी में इस तरह का है? अच्छा, मिथ्स की बात आती है ना तो मिडिल ईस्ट के बारे में बहुत सारी मिथ्स ऐसी हैं जो कि आप सुनते हैं तो हंसी आती है. I was recently at the airport traveling back to Dubai from US, और वहाँ पर दो ख़वातीन मेरे साथ बैठे बात कर रही थी कि जी एयरपोर्ट पर उतरते ही अबाया कहाँ से लेना है, because everyone wears abaya in Middle East, and that's not the case. This is not how it works. और then I told them and they were quite surprised कि अच्छा ऐसे भी है, because they had a perception that you have to wear abaya, otherwise आप वहाँ पर बाहर भी नहीं निकल सकते. तो यही सेम myth apply होती है वर्क प्लेस पे भी. We have been working in banks. I have worked with different companies. I have been collaborating with different companies. और वहाँ पर ना सिर्फ लोकल बल्कि हर नेशनलिटी की ख़वातीन काम कर रही हैं, and they are as good as any man. उनको इक्वल राइट्स हैं, सैलरीज इक्वल दी जाती हैं. दुबई इज अ सेक्युलर स्टेट या इस्लामिक स्टेट है? दुबई UAE itself is an Islamic country. इस्लामिक, और रूल्स वगैरह सारे इस्लामिक ही फॉलो हो रहे होते हैं वहाँ पर. तो इट इज़ लाइक स्टेट टू स्टेट रूल्स थोड़े वेरी कर रहे होते हैं, लेकिन बाय एंड लार्ज वो इस्लामिक शरिया कंप्लायंस वो चीज़ें हैं. यस. चलें, ज़बरदस्त. अच्छा, एक चीज़ मुझे बताएं कि आपका एक्सपीरियंस था पाकिस्तान में भी आपने काम किया, दुबई के अंदर भी काम किया, तो हाउ इट इज़ डिफरेंट पाकिस्तानी वर्क प्लेस के अंदर काम करना और दुबई के अंदर इन टर्म्स ऑफ टैलेंट्स, अपॉर्चुनिटी और ग्रोथ के ऊपर? अच्छा, आई वॉज लकी इनफ कि जब मैंने पाकिस्तान में काम शुरू किया तो आई वर्क विद द बिग नेम, और मुझे जो बेस मिली थी वो बहुत अच्छी मिली थी. आई वर्क विद सम वेरी नाइस पीपल. आई हैड बॉसेस एट दैट टाइम. आई एम स्टिल इन टच विद देम बाय द वे. और उन्होंने मुझे बड़ा हेल्प किया था ग्रो करने में मेरे बड़े इनिशियली अर्ली कैरियर में. उसके बाद व्हेन आई वेंट टू दुबई तो व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग देयर, तो डिफरेंस मुझे जो नज़र आया वो कल्चर्स का था. दे आर मोर प्रोफेशनल, और वहाँ पे कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा है, बिकॉज आप सिर्फ पाकिस्तानियों के साथ काम नहीं कर रहे हैं. पाकिस्तान में आप
अपने लोगों के साथ काम कर रहे हैं, यू नो हाउ टू डील. लेकिन वहाँ पर देयर आर 201 नेशनलिटीज़ इन UAE, ठीक है, और आपको नहीं पता कि आपके साथ आप नई जगह पे काम करने जा रहे हैं, आपके साथ जो इंसान बैठा होगा या बैठी होगी, खातून होगी, तो वो मोरक्कन है, सीरियन है, जॉर्डेनियन है, इंडियन है, पाकिस्तानी है, अरब हैं, कोई वेस्टर्न है. तो यू कैन इंटरेक्ट विद एनीवन एंड देन यू हैव टू कम्पीट विद देम. तो दे आर कमिंग फ्रॉम अ डिफरेंट बैकग्राउंड, सम ऑफ देम आर मच बेटर देन अस, ओके, और फिर आपको उनसे कम्पीट करना है. तो और वहाँ पे कोई आपके इमीडिएट बॉस पाकिस्तानी था जिस पहली जॉब के अंदर, या फिर कोई किस नेशनल का था? क्योंकि बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस होगा ना, पाकिस्तान से गए उठ के और वहाँ पर. अच्छा, आई रिमेंबर माई फर्स्ट जॉब इन दुबई. वहाँ पर आई वर्क विद द लोकल जेंटलमैन. पहला मेरा जो बॉस था वो अमराती था. लेटर ऑन आई वर्क विद इंडियंस. आई हैव वर्कड विद पाकिस्तानी मैनेजर्स एज वेल, बट मेनली मैंने इंडियंस के साथ ही जो मैनेजरियल जिनको मैं रिपोर्ट कर रहा था वहाँ पे, दे वर मोस्टली इंडियंस. चलें, अच्छा मूव करते हैं अब इमिग्रेशन की तरफ. सब कुछ ठीक चल रहा था, आप बैंक में काम करे, तो कहाँ से ख्याल आया कि इमिग्रेशन कंपनी मैंने खोलनी है, और क्या थॉट प्रोसेस था, या लोग आपके पास आया करते थे, वो करते करते आपने कहा पोटेंशियल है, फिर मैं ये काम करता हूँ? अच्छा, ये ज़रा इंटरेस्टिंग सी का स्विच था. आई ऑलवेज कॉल माई सेल्फ अ बैंकर बाय ब्लड. My family belongs to banking. मेरे दादा, मेरे वालिद साहब, they were all bankers. तो मुझे somehow I think वो खून की तरफ से था कि मुझे उधर आना ही आना था. But it was not something for me. I never enjoyed it that much. तो बाकी कई लोगों की तरह दुनिया में कितने लोग हैं who are always looking for something they like to do. तो I was in public dealings. उसी through I met some people, और उनसे फिर मुझे इस इंडस्ट्री के बारे में थोड़ा पता चला, which was investment based immigration. और it sounded something interesting. मुझे उससे पहले पता भी नहीं था कि ऐसी कोई चीज़ एग्जिस्ट भी करती है. और I still remember that I'll not name the company right here, but it was one of the big companies, and I offered them कि आप लोगों को पाकिस्तान जाना चाहिए. It's a good market, untapped market. So go in touch. You never know what's there. And they said, आप हमें क्यों नहीं ले जाते वहाँ पर? तो I said, okay, let's do it. Experience करते हैं कैसा होता है. So that was my first experience. I brought them to Pakistan. We had a couple of events in Pakistan, and it was fun. मुझे मज़ा आया करने में, और I realized that this is something मैं enjoy कर रहा हूँ करना. And that was a decisive moment जब मैंने कहा कि जी यही करते हैं. नहीं, आप नॉर्मल बैंक में काम कर रहे थे और एक कंपनी को आपने कहा कि पाकिस्तान जाना चाहिए, इन टर्म्स ऑफ टैलेंट के पर्सपेक्टिव या फिर ऑपरेशन वाइज ऑफ व्यू से? नहीं, I see they were looking for different options. They were looking to tap different countries. Right. ठीक है. Obviously every company is looking for clients in the end. तो उनका भी यही टारगेट था कि जी where do we get more clients. तो I suggested them कि पाकिस्तान is one of the market जहाँ पर बड़े कम कंपनीज हैं जो ऑपरेट कर रही हैं इस सेक्शन में. ठीक है. And they decided कि चलें ठीक है जी कर लेते हैं. लिंक्ड विद द इन्वेस्टमेंट इमिग्रेशन, क्योंकि आप तो पोटेंशियल को डायरेक्ट करना चाह रहे थे, यहाँ पे आप एक अपॉर्चुनिटी दिखा रहे थे इस मार्केट प्लेस के अंदर ऑपरेट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ देयर रेवेन्यू, या फिर यहाँ से टैलेंट लेके जा सकते हो. You can come and get the clients here, because see, Pakistan has always been a lucrative market when it comes to immigration, any sort of immigration. ठीक है. और there are plenty of people who are dealing in student immigration. There are plenty of people who are dealing in skilled immigration. But at that time, there were very few who were dealing in investment-based immigration. How long did you take to decide कि मैंने अब यही काम करना है और इस तरफ मूव कर देना? क्योंकि आप फौरन से अपनी चीज़ें ना पूरे स्टेक चेंज नहीं कर लेते, क्योंकि पहले आप you have a family to feed ना, तो वो कितना टाइम लगा था? Well, I think it took me a good 2 years. To make that switch. As you said, ये slow process ही होता है. Switch हमेशा slow process होता है. लेकिन those 2 years were enough for me to decide कि this is something I want to do. अच्छा, अब बात करते हैं ना इन्वेस्टमेंट इमिग्रेशन की, तो माइंड में पहली चीज़ आती है कि कितने पैसे रिक्वायर्ड होंगे या मुझे मेरी इमिग्रेशन हो जाएगी. तो कितना एक मिनिमम पैसा या फिर लो इन्वेस्टमेंट कंट्री टाइप आपको मिल जाएगा, या कौन से ऑप्शन अवेलेबल होते हैं? ऑप्शंस की जब बात करें तो मिनिमम, बिल्कुल मिनिमम से स्टार्ट करते हैं. अच्छा, मिनिमम से स्टार्ट करते हैं. अच्छा, अगेन इट्स अ वेरी वास्ट टॉपिक. ठीक है. देयर आर प्लेंटी ऑफ डिविजन्स इनसाइड द इंडस्ट्री. तो जब आप लीगली बात करते हैं और आप मुझसे अगर पूछते हैं कि मिनिमम क्या है, तो आई विल से कि स्टार्टिंग फ्रॉम $100,000.
$100,000 US. Yes, that's the starting point. अच्छा, इसमें एक और चीज़ होती है कि जो इन्वेस्टमेंट करनी है ये पैसिव होनी चाहिए या फिर एक्टिव होनी चाहिए? फॉर एग्जांपल कि मैं वहाँ पे जाके कोई प्रॉपर्टी परचेज कर ले, तो मैंने वहाँ पे जाके पैसा जो मेरा पाकिस्तान में पड़ा है मैंने वहाँ पे जाके अपना होल्ड कर लिया और मैं एलिजिबल हो जाऊँगा अपनी इमिग्रेशन के लिए, या फिर जाके उस पैसे को मैंने वहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटी में लगाना है? तो देयर आर बोथ ऑप्शंस अवेलेबल. अगेन डिफरेंट कंट्रीज, डिफरेंट लॉज, डिफरेंट रूल्स. ठीक है, हर कंट्री ने डिफाइन कर दिया है कि ये कैसे होगा. फॉर एग्जांपल मैं आपको एक ऑप्शन समझाता हूँ, एग्जांपल देता हूँ, मे बी दैट विल मेक इट वेरी क्लियर. पोर्चुगल यूज टू ऑफर कि आप आए, बाय अ प्रॉपर्टी एंड यू आर एलिजिबल फॉर गोल्डन वीजा. ठीक है, बट दे ऑल्सो हैड एन ऑप्शन कि यू कम हियर, start a business, hire 10 employees, make it run for 5 years, and then you can get a golden visa. So they had both options open. ठीक है, तो इसी तरह हर कंट्री ने एक अलग अलग ऑप्शन बना दिए है. फॉर एग्जाम्पल USA, they ask you to come and invest into a project or create 10 jobs and you can get a green card. ठीक है, okay, but for example अगर आप टर्की की बात करें तो टर्की कहता है come and buy a property only and you can get a citizenship. अच्छा, $1,00,000 की आपने बात की, लेट्स से काफ़ी ज़्यादा अमाउंट है. बिजनेस में होता है कि जनरली 2-3 लोग मिलके कोई ना कोई कारोबार कर रहे होते हैं, तो इज़ इट पॉसिबल कि वहाँ पे जाके, लेट्स से मैं US की बात करता हूँ, मैंने वहाँ एक बिज़नेस खोलना है, लेट्स से मैंने गैस पंप खोलना है, ठीक है, अकेले मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, मेरे साथ पार्टनर है, लेट्स से एहसान है या फिर ये आमिर है, ठीक है, और मैं इनको साथ अपने साथ टीम अप करता हूँ और कहता हूँ कि हम जाके US में जाके एक गैस पंप खोलना चाहेंगे, और हम अप्लाई करते हैं कि लेट्स से हम जाके वहाँ पे पंप खोलेंगे और हम मिल के डिवाइड करेंगे जो स्टेक है, तो ये पॉसिबिलिटी होगी या फिर? अच्छा, अब आपने अगर US की ही टिपिकली बात की है तो मैं आपको US की एग्जांपल पे लेके चला जाता हूँ. तो शॉर्ट आंसर इज नो. यू हैव टू बी a 51% पार्टनर इन द कंपनी. और वो 51% मेरी $1,00,000 होनी चाहिए. अगेन theoretically yes, practically no. There are many things that works in. ठीक है, लेकिन theoretically yes. तो 51% पार्टनर आपका होना ज़रूरी है इफ़ यू वांट टू अप्लाई फॉर, वी कॉल इट E2 वीज़ा. इफ़ यू वांट टू अप्लाई फॉर E2 वीज़ा यू हैव टू बी एटलीस्ट 51% पार्टनर. अगर आपके साथ और पार्टनर्स हैं तो ठीक है, नहीं है तो यू आर 100% पार्टनर, दैट वर्क्स. बट इफ़ यू हैव पार्टनर्स देन 51%. तो टेक्निकली आप तीनों इकट्ठे एक बिजनेस पे अप्लाई नहीं कर सकते. अच्छा, बट ऑन दी अदर हैंड कैनेडा हैज़ एन इनोवेटिव इन्वेस्टमेंट आइडिया जिसको स्टार्टअप वीज़ा प्रोग्राम कहते हैं. उसमें दे गिव यू एन ऑप्शन टू ब्रिंग एन इनोवेटिव आइडिया टू द कंट्री एंड यू कैन बी हैव मैक्सिमम 5 पार्टनर्स टुगेदर, और सब 5 के 5 अप्लाई कर सकते हैं फॉर परमानेंट रेजिडेंस. और वहाँ पे पैसों की कैप खत्म हो जाएगी, सिर्फ आइडिया बेस है, अगर वो आइडिया अच्छा उनको लग गया तो यू कैन एक्चुअली गो देयर और जाके बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं. नहीं, पैसों की कैप खत्म नहीं होती है. दे हैव देयर ओन रूल्स. प्रैक्टिकली इट्स अबाउट $200,000 Canadian. ठीक है, लेकिन यू हैव एन ऑप्शन जहाँ पर आपके साथ आप अकेले नहीं बल्कि आपके साथ 4 पार्टनर्स और आपको ज्वाइन कर सकते हैं. तो यू कैन बी अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, और वो 5 एलिजिबल होंगे, उस पे डिवाइड हो जाएंगे. रेदर देन एक बंदा बेशक मेरा $10,000 Canadian दे रहा है, बाकी 194 में डिवाइड हो रही है. दैट्स अगर आप दोस्त मिल के करें तो इट्स अप टू यू कि आप दोस्त आपस में कैसे डिसाइड करते हैं उसको करना. लेकिन येस, वो 5 के 5 एलिजिबल होते हैं. अच्छा, सेकंड केस के अंदर लेट्स से कि मैं कोई आइडिया नहीं है, मैं जाके जो मेरा कन्वेंशनल बिजनेस है मैंने वो करना है, तो इज़ इट पॉसिबल कि पाकिस्तान में बैठ के आप कंपनी रजिस्टर करवा लो और उसके बाद जाके आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करो, देन यू कैन अप्लाई फॉर द इमिग्रेशन, या फिर आपको वहाँ पे जाके पहले फिजिकली स्टार्ट करना पड़ता है? अच्छा, अब होता क्या कि हमें कंट्री के लॉज फॉलो करना बड़ा ज़रूरी होता है. ठीक है, और फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ के लॉज की जब स्पेशली बात आ जाती है तो यू कैन नॉट डिनाई एनीथिंग, व्हाटएवर they have said you have to do it. ठीक है, वो लकीर के फकीर हो जाते हैं हम, वहाँ पर हमारी कुछ भी नहीं चलती, हम जो मर्जी करना चाहे. हमारे पास काफ़ी लोग आते हैं जो कहते हैं कि जी आप काम करवा दें, हमें वहाँ पहुँचा दें, हम जाके बिजनेस कर लेंगे. बट हाउ वुड यू प्रूव दैट टू गवर्नमेंट? राइट, ठीक है, आप गवर्नमेंट को कैसे जस्टिफाई करेंगे कि हाँ जी आप मुझे वीज़ा दे दें, कोई बात नहीं, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ सर, मैंने जाके करना ही करना है. लेकिन हाउ विल यू प्रूव दैट? तो दिस इज़ वाई गवर्नमेंट ने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बना दिए. ठीक है, वो कहते हैं कि जी आपको ये सेट पैटर्न है, इसको फॉलो करना है. अब फॉर एग्जांपल आई एम गोइंग बैक टू US E2. जैसे कि आप यहाँ पर बिजनेस रजिस्टर करें, बाय द शेयर्स और स्टार्ट अ न्यू बिजनेस और बाय अ फ्रेंचाइज, व्हाटएवर यू लाइक टू डू. कोई भी कन्वेंशनल बिजनेस कर लें.
ठीक है, आपने गैस स्टेशन की बात की, इट्स अ गैस स्टेशन, यू वांट टू स्टार्ट अ ग्रोसरी स्टोर, वो स्टार्ट कर लें। आप कोई कंसल्टेंसी फर्म खोलना चाहते हैं, वो खोल लें। वट एवर यू लाइक टू डू इट। हमें प्रूव करें कि आपने वो स्टार्ट कर दिया एंड वी विल गिव यू अ वीज़ा। अच्छा, E2 वीज़ा का एक ड्रॉबैक आई थिंक ये है कि वहाँ पे जाके आपको सिटीजनशिप या PR नहीं मिलती, आई थिंक सो, E2 के अंदर। You have heard it right. E2 is a business visa जो कि 5 साल के लिए इशू होता है and it is renewed every 5 years अगर आपका बिजनेस रन हो रहा है तो। ठीक है अदर एंड यू कैन नॉट अप्लाई फॉर ग्रीन कार्ड अंडर E2। अच्छा, लेट्स टेक का ना हम एग्जांपल लेके चलते हैं कि नॉर्मली सबसे लुक्रेटिव कंट्री कौन सी है जहाँ पे इजी प्रोसेस है आपको जाके इजीली इमिग्रेशन हो जाती है और टाइम कितना होता है। उसके बाद जो मेजर 3-4 है ना, US है, कनाडा, उसकी प्रोसेस को डिस्कस कर लेते हैं। तो नॉर्मली कौन सी कंट्री है जहाँ पे ज़्यादा पाकिस्तानी जाना चाहते हैं, या फिर बाकी दुबई से भी लोग अप्लाई कर रहे होते हैं कि यार US चले जाऊँ, कनाडा चले जाऊँ या टर्की चले जाऊँ? नॉर्मली कौन सी कंट्री है? अच्छा, मैं पाकिस्तान की बात करता हूँ, पाकिस्तानी पीपल पर्सपेक्टिव, पाकिस्तानी लोगों के पर्सपेक्टिव से बात करता हूँ। पाकिस्तान में जब आप लोगों के साथ बैठते हैं ना, तो लोग कहते हैं जी कनाडा भेज दें, UK भेज दें या US भेज दें। ठीक है, दे डू नॉट लुक के इफ दे आर इवन एलिजिबल फॉर एनी ऑफ दीज कंट्रीज और नॉट। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो देखनी पड़ती हैं। इफ़ यू आर एलिजिबल फॉर वन कंट्री डज नॉट मीन कि आप दूसरी कंट्री के लिए भी एलिजिबल हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कैनेडा requires you to have English language of certain level for different programs. ठीक है, उसके बगैर आप अप्लाई नहीं कर सकते। राइट, अब US में वो रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, yet you need to know the English because आपने वहाँ पे जाके गोरों से डील करना है या किसी भी इंग्लिश स्पीकर से डील करना है, तो you need to know at least basic। ठीक है, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज हर मुल्क के डिफरेंट होते हैं। यस, पाकिस्तान से हमें सबसे ज़्यादा इंक्वायरीज कनाडा, UK और US की आ रही होती हैं। देन वी सी कि आइदर जो इंक्वायरी आ रही है वो एलिजिबल भी है कि नहीं है। राइट, इफ़ दे आर एलिजिबल देन सब कुछ ईजी है। और सक्सेस रेट कितना है कनाडा और US का? सक्सेस रेट इट डिपेंड्स ऑन एलिजिबिलिटी। एज ए सेड, अगर आप एलिजिबल हैं, ठीक है, तो देयर इज नो पावर दैट विल स्टॉप यू। ठीक है, यू हैव टू प्रूव कि आपकी इंटेंशंस सही हैं, आप जो करने का कह रहे हैं आप वही करने आ रहे हैं। लेकिन इन दी एंड माय पॉइंट है कि आपने जो करना है आप वही सच बोल के करें। ठीक है, व्हेन यू ट्राई टू मैनिपुलेट तो उनको सब पता है कि आप क्या कर रहे हैं, एंड दिस इज़ वाई रिजेक्शंस हैपन। दिस इज़ वाई आपके स्टैम्प्स लगती हैं जिसकी वजह से आप बैन हो जाते हैं या फिर आप पे डिपोर्टेशन वगैरह के इश्यूज उठते हैं। तो इसलिए you should always say what you're coming to do. Right. तो एलिजिबिलिटी चेक करने का मकसद यही होता है कि आप आइदर जो करना चाह रहे हैं वो कर भी सकते हैं कि नहीं। इज देयर एनी चांस कि लेट्स से कि मैं जाता हूँ वहाँ पे जाके मैंने स्टार्ट किया कि मैंने कनाडा में जाके गैस पम्प स्टार्ट करना है, लेकिन बाय द टाइम वहाँ मैं पहुँचता हूँ मुझे रियलाइज़ होता है यार ये तो मुझसे नहीं हो पाएगा या फिर कुछ बिजनेस ठीक नहीं जा रहा, तो मैं बाकी तरफ मूव कर जाता हूँ जो कि इतना लुक्रेटिव किस्म का या फिर जो मैंने कहा था कि 10 लोग एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगा वो नहीं कर पा रहा। तो इज देयर एनी चांस कि मुझे वो कंटिन्यूएशन मिलेगी या फिर दे विल किक मी आउट? अच्छा, अब आई विल मूव टू UK from here. इस एग्जाम्पल को UK ज़्यादा सूट करता है। ठीक है, now UK has a program that is called Innovator Founder Visa। ठीक है, Innovator Founder में होता क्या है कि they want you to come with an innovative idea, okay, get that idea approved by endorsing body। आपका endorsing body ने idea approve कर दिया तो उसके बाद you can register that business, apply for immigration, come to UK। ठीक है, UK आने के बाद आपने वहाँ पर local hiring लाजमी करनी है, that's one of the conditions, और उस बिजनेस को रन करना है based on the guidelines provided to you by endorsing body। आपका हर साल एक रिव्यू होता है। ठीक है, और उस रिव्यू पे वो डिसाइड करते हैं if they are going to give you another year or not। ठीक है, तो UK के केस में पहले जो हमारा आइडिया पहले हमने पिच करना है जो भी इंडोर्समेंट बॉडी, उसके बाद जाके बाकी पैसे वाला सारा सीन स्टार्ट होता है। पहले हमारा आइडिया एटलीस्ट इतना अच्छा हो। एग्जैक्टली, आपका इनोवेटिव आइडिया, द थिंग दैट हैज नॉट बीन डन बिफोर, ऐसा आइडिया होना चाहिए। ठीक है, और वो अगर अप्रूव हो जाता है उसके बाद आपको काम करना है। इन्वेस्टमेंट्स एंड एवरीथिंग कम्स आफ्टर इन दिस केस। और इज देयर एनी चांसेस कि लेट्स से कि मेरा आइडिया इतना अच्छा इनोवेटिव की जब बात करें यूके ने एक अपॉर्चुनिटी दी हुई है कि यूके गवर्नमेंट आके हमें कुछ पार्टनरशिप हो जाए या हमें कुछ वहाँ पे कुछ फंडिंग हो जाए, कैपिटल, इस तरह की चांसेस होते हैं या फिर टोटली हमें ही वो करना होगा? देखें, ये ऐसा सवाल है जिसको मैं आई थिंक आई एम नॉट द राइट पर्सन टू आंसर दैट। ठीक है, वी हैव सीन स्टार्टअप्स में से ही
ऐसे कंपनीज निकलती है जो कि आगे जाके यूनिकॉर्न बनती हैं, और जब वो यूनिकॉर्न बनती हैं एवरीवन वांट्स टू वर्क विद देम, एवरीवन वांट्स टू स्पेंड इन देम। तो ये बड़ी लेटर स्टेज पे चीज़ आती है, ठीक है। तो इफ़ योर आइडिया इज दैट गुड एंड इट इज डेवलप्ड, तो आई एम श्योर कि वो आइडियाज़ फिर वहाँ पे सीड फंडिंग भी कर सकते हैं एंड दे कैन डिस्कस दोज आइडियाज़ विद गवर्नमेंट एज वेल। बट अगर आप अर्ली स्टेजेस पे कहें तो आई स्ट्रेट अवे से नो। और यूके के अंदर जो एंडोर्समेंट बॉडी वाला प्रोसीजर है, कोई बंदा विदाउट एजेंट वो काम कर सकता है या फिर उससे सपोर्ट की ज़रूरत होगी, एजेंट के थ्रू ही जाए वहाँ पे? कर सकता है, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट, लेकिन इट इज़ ऑलवेज रिकमेंडेड टू यूज़ द राइट पर्सन, ठीक है। अब होता क्या है कि आप पहली दफ़ा कर रहे हैं, ठीक है, आपको पता है कि आपके पास एक अच्छा आइडिया है, बट यू डोंट नो द राइट रूट टू रीच देम, यू डोंट नो द राइट पीपल टू रीच देम, ठीक है। देयर मल्टीपल एंडोर्सिंग बॉडीज नाउ, ठीक है, व्हिच वन इज द राइट फॉर यू वो आपको नहीं पता, लेकिन आपको ये पता कि आपका आइडिया अच्छा है, ठीक है। तो इट इज रिकमेंडेड कि आप किसी प्रोफेशनल की हेल्प लें हु कैन सोर्स यू टू द राइट पीपल, ठीक है। तो इन शॉर्ट आप कर सकते हैं, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए दैट्स डिबेटेबल। अच्छा, इट्स बेटर कि कोई बंदा आपको गाइड करे ताकि एप्लीकेशन के अंदर कोई गलती वगैरह आपके ना हो। ट्रू। अच्छा, फॉर एग्जांपल बात करते हैं किसी XYZ बंदे की, ठीक है, उसके पास पैसे भी अच्छे खासे हैं, उसके पास तालीम भी है, इंग्लिश भी बोल लेता है, ठीक है, ऑलमोस्ट हर जगह पे क्वालिफाई कर, इतना मिनिमम उसका वो मीट करता है कि वो UK में भी क्वालिफाई कर जाएगा, कनाडा में भी कर जाएगा, अमेरिका में भी कर जाएगा। फ्रॉम दैट पर्सन परस्पेक्टिव वो क्या फैक्टर होने चाहिए जो उसको कंसिडर करने चाहिए, सिर्फ इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर कल्चर वहाँ पे कैसा होगा? तो क्या चीज़ें जो लोग लैग करते हैं और जो जाके एज अ एजेंट या कंसल्टेंट उन्हें गाइड करते होते हैं? तो मेरे से अगर आप पूछते हैं, अगर मेरे साथ कोई ऐसे क्लाइंट बैठते हैं जिनकी जो इतने अच्छे होते हैं कि दे कैन बी एलिजिबल फॉर एनी कंट्री, तो उनको फिर मेरी रिकमेंडेशन ये होती है कि वो अपने पर्सनल एस्पेक्ट्स देखें, ठीक है। और हमारे कल्चर में ये बड़ी चीज़ें बड़ी ज़रूरी हो जाती हैं, ठीक है। यू सी कि आपको वहाँ पर मुस्लिम स्कूल्स या मस्जिदें आसपास कहाँ पर ज़्यादा एक्सेसिबल हैं, ठीक है, हमारे कल्चर में बहुत ज़रूरी हो जाता है। उसके बाद मैं रेकमेंड करता हूँ कि आप देखें कि आपके फैमिली एंड फ्रेंड्स कहाँ पर ज़्यादा है, ठीक है। इससे ये है कि आपको एक इमोशनल सपोर्ट हो जाती है जाने से पहले, आपको पता होता है कि यू हैव अ फैमिली, यू हैव फ्रेंड्स जिनसे आप बात कर सकते हैं जाके, हु कैन हेल्प यू सेटलिंग। व्हेनेवर यू मूव टू एनी कंट्री आपको पहले 2 साल चाहिए एडजस्ट होने के लिए, ठीक है। आप जो मर्जी कर लें, जितने मर्जी अमीर हो, जितने मर्जी पैसा हो, यू स्टिल नीड 2 years, good years टू सेटल। तो आपके पास अगर इमोशनल सपोर्ट हो फ्रेंड्स और फैमिली की तो बड़ी हेल्प करती है, ठीक है। उसके बाद मैं फिर उन्हें ये कहता हूँ कि आप देखें कि हाउ ऑफ्टन डू यू वांट टू ट्रैवल टू योर पेरेंट्स, क्योंकि नॉट इन एवरी केस यू कैन हैव योर पेरेंट्स विद यू देयर। तो देन यू हैव टू सी कि UK से आपकी ट्रैवलिंग कितनी दूर है, कनाडा से आप ट्रैवल कर सकते हैं नहीं कर सकते, US अगर आप चले जाते हैं तो वहाँ से आप कितनी बार ट्रैवल कर सकते हैं, तो ये चीज़ें देखें। देन एजुकेशन, व्हाट काइंड ऑफ स्कूल्स डू यू वांट योर किड्स टू बी एजुकेटेड इन। UK में एजुकेशन का लेवल डिफरेंट है, US में डिफरेंट है, कनाडा में डिफरेंट है। देयर मैनी थिंग्स जो कि हमें कल्चरली और रिलीजियसली समझ नहीं आती हैं, जो कि US और कनाडा में है लेकिन UK में नहीं है। तो दीज थिंग्स इफ़ यू आर ओके विद दैट देन यू कैन चूज़ US और कनाडा एज वेल। तो दीज आर द फैक्टर्स जिस पे हम बाद में आ जाते हैं एलिजिबिलिटी के बाद, कि आप इन चीज़ों को देखते हुए डिसाइड करें। आई ऑलवेज सजेस्ट पीपल टू डिसाइड इट देमसेल्फ, क्योंकि हम इन द एंड एक मशवरा दे सकते हैं, वी कैन ओनली गाइड यू, इट इज़ यू हु हैव टू डू इट, एंड दीज आर द डिसीजंस जो लॉन्ग टर्म में आप लेते हैं। ये डिसीजंस आप रोज़ नहीं लेते हैं, राइट, ठीक है। तो बी वेरी श्योर ऑफ व्हाट यू आर डूइंग। अच्छा, कोई ऐसी कंट्री है जो कि टैक्स के अंदर आपको रिलैक्सेशन दे रही है? क्योंकि अगर मैंने जाके वहाँ बिज़नेस करना है और मैं तकरीबन हर जगह मुझे मसले नहीं है, मैं जाके पेरेंट्स को भी साथ लेके जा रहा हूँ, बच्चों को भी वहाँ पे स्कूल में पढ़ा सकता हूँ मैं, और मुझे मसला नहीं है कि वो गोरों के स्कूल में पढ़ रहे हैं, मुस्लिम कम्युनिटी में पढ़ रहे हैं। तो फ्रॉम द बिजनेस परस्पेक्टिव ज़्यादा अच्छी कंट्री कौन सी है इन टर्म्स ऑफ द मार्केट, इन टर्म्स ऑफ टैक्स रिलैक्सेशन, इन टर्म्स ऑफ इंटरनेशनल इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट? अच्छा, इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट अगेन इट विल डिपेंड कि आप कहाँ पे एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं। अगर फॉर एग्जांपल आपकी टारगेट मार्केट यूरोप है तो यूरोप इटसेल्फ आप सेटल हो सकते हैं। अगर आप यूरोप इटसेल्फ सेटल नहीं होना चाहते और आप कहीं बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं तो टर्की इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन।
ठीक है, टर्की हैज़ अ कनेक्शन विद यूरोप, बॉर्डर कनेक्ट होता है, कॉस्ट आपकी बड़ी कम आ जाती है, टैक्स रिलीफ्स मिल जाते हैं. देन पोर्चुगल हैज़ दिस प्रोग्राम, दे हैव कपल ऑफ प्रोग्राम्स, वन इज़ D2, देन वन इज़ गोल्डन वीज़ा. अगर आप उनके अंडर इमिग्रेशन लेते हैं तो आपको 10 साल के लिए नॉन हैबिचुअल टैक्स रिलीफ मिलता है. तो दे ऑफर यू टैक्स रिलीफ्स. अगर आप बात करते हैं व्हाट डिड यू से, कनाडा या यूएस, तो वहाँ पर टैक्स रिलीफ तो आपको नहीं मिलता. लेकिन ये कि उनके जो प्रोसीजर्स हैं टू द पासपोर्ट, दे आर क्वाइट सिंपलर देन पोर्चुगल or any other European country. For example, if you're looking at the citizenship of Portugal, you need to learn Portuguese language. Right. Otherwise, you'll not be eligible to apply for citizenship ever. ठीक है. कनाडा में आपने ऑलरेडी टेस्ट दे दिया होता है इंग्लिश लैंग्वेज का, तो आपको और फ्रेंच के बेस पे भी हो सकता है कनाडा के अंदर. फ्रेंच की बेस पे भी हो सकता है कनाडा के अंदर. चलें. अच्छा, एक और चीज़ बताएं कि जो हम समझते हैं कि हमें इमिग्रेशन मिल गई, हमें पीआर मिल गया, तो पीआर का मतलब ये है कि हमें सिटीजनशिप मिल जाएगी या फिर डिफरेंट है या फिर कंट्री टू कंट्री वेरी करती है ये? It varies country to country. I'll give you one example here actually. PR, permanent residency, or ILR in terms of UK is not a guarantee to citizenship. ठीक है. मतलब 4-5 साल जो कि अगर आपने उनकी जो भी बिजनेस एंडोर्समेंट बॉडी, आपने कारोबार भी किया, एम्प्लॉयमेंट भी दी, उसके बाद भी यू आर नॉट गारंटेड. नो मैटर हाउ यू गॉट दैट परमानेंट रेजिडेंसी, चाहे वो यूरोप की हो या फिर कनाडा की परमानेंट रेजिडेंसी हो, यूएस का ग्रीन कार्ड हो, यूके का ILR हो, नो मैटर हाउ यू गॉट दैट. मैटर क्या करता है कि आपने उसके बाद वहां पर जिंदगी कैसे गुजारी है. I'll give you one example. I know somebody who was living in Australia and he was applying for his citizenship. He had completed each and everything. सब कुछ हो गया था और उसका टाइम भी पूरा हो गया था. Other requirements were completed as well. And उसकी citizenship reject हो गई. Guess why? Don't know. He had one traffic fine. अच्छा, लेकिन वो तो बाकी आपके सिटीजन भी तो कर सकते हैं ना. कर सकते हैं, एज अ ह्यूमन हम कर सकते हैं, लेकिन दिस इज हाउ दे सी इट एज अ वायलेशन. ठीक है. तो इट डिपेंड्स कंट्री टू कंट्री. मैं ये नहीं कह रहा कि आपका ट्रैफिक फाइन पे हर जगह पे रिजेक्ट हो जाएगा एंड दे विल नॉट गिव यू सिटीजनशिप. बट PR और परमानेंट रेजिडेंसी ऑफ एनी कंट्री डज नॉट मीन सिटीजनशिप. आपको स्टिल कुछ चीज़ें होती हैं जो पूरी करनी ज़रूरी हैं. फॉर एग्जाम्पल कनाडा में यू हैव टू स्पेंड 1095 days in 5 years to apply for citizenship. And not just that, आपको उसके साथ वहाँ पर एक अच्छी लाइफस्टाइल भी रखनी है. आप अगर फॉर एग्जांपल आप चाहते साथ ही सोशल बेनिफिट्स पे चले गए एंड यू सेड मैं तो पैसे ही नहीं कमा सकता, व्हाई वुड दे गिव यू सिटीजनशिप? व्हाई डू दे नीड यू इन दैट केस? राइट. आप तो उल्टा बर्डन बन रहे हैं ना. ठीक है. तो देयर आर फ्यू थिंग्स दैट यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट. अच्छा, PR जब हमें मिलती होती है वो कौन सी कंट्री है जहाँ पे हम अपने सिबलिंग, पेरेंट्स और बच्चों को बुला सकते हैं, जो कि बड़े आसानी से बुला सकते हैं आप? तो एवरी कंट्री हैज़ अ डिफरेंट डेफिनेशन ऑफ अ फैमिली. पाकिस्तान में फैमिली की डेफिनेशन है चाचा, मामा, पुप्पी, बाप, भाई, बेटा, कजन्स, उनके आगे से बच्चे. Everyone is family, which is mashallah great thing. Does not happen in any other country. तो उसी तरह अब अगर आप US में पूछें कि डेफिनेशन क्या है फैमिली की, तो दे विल से कि हस्बैंड, वाइफ, किड्स अंडर 21. Kids under 21? Yes. Sorry, strange thing. कनाडा में भी सेम है. UK में पूछें कि आपकी फैमिली की डेफिनेशन क्या है, और पेरेंट्स को नहीं, आप US और पेरेंट्स आर इंडिपेंडेंट. अच्छा. अगर इसी तरह आप UK में पूछें जी what is the definition of family, they will say husband, wife or spouse and kids under 18. Right. So every country has their own definition of family legally और वो उसी को लेके चलते हैं. ठीक है. Yes, you can invite your parents. Yes, you can sponsor your parents. There are different ways. कुछ cases में you can appeal कि जी my parents cannot live and then if the court decided, so आप कर सकते हैं. But it's exceptional. हर केस में नहीं होता. अच्छा, आपने मेंशन किया कनाडा में 5 साल के लिए आपको जब PR मिलती है, आफ्टर दैट यू एलिजिबल फॉर द सिटीजनशिप, राइट, कनाडा के अंदर. और कुछ कंट्रीज ऐसी भी हैं जहाँ पे मेरे ख्याल से आप 2 या 3 महीने भी वंस इन अ ईयर आप जाते हो, उसके बाद भी आप सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो. अच्छा, कनाडा में आई विल जस्ट क्लियर दिस पॉइंट, 5 में से 3 साल रहना जरूरी है, चाहे वो आपको कंटिन्यूस रह लें. नहीं, कंसेक्टिव आप 3 साल भी रह लें तो यू आर एलिजिबल. ठीक है. लेकिन 5 में से 3 साल रहना जरूरी है इवन विद द ब्रेक्स.
तो आप सिटीजनशिप के लिए एलिजिबल हैं। अब आई गिव यू एन एग्जांपल ऑफ पोर्चुगल है। पोर्चुगल गोल्डन वीज़ा, ठीक है। तो जैसे कि आप इन्वेस्टमेंट करें, गेट द गोल्डन वीज़ा एंड यू ओनली हैव टू कम फॉर 14 days every 2 years। अच्छा, हर 2 साल में 14 दिन के लिए आना है, ठीक है। ठीक है, एंड आफ्टर 5 years if you have learned the language and if you have done the other essential things, तो you are eligible for citizenship। लेकिन फ्रॉम जियोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से पुर्तगाल के अंदर जाके बिजनेस करना फॉर अदर कंट्रीज इज डिफिकल्ट में, क्योंकि बड़ा साइड में करके वो कंट्री है पुर्तगाल ना। इट इज़ बट अगेन बिजनेस टू बिजनेस वेरी कर रहा होता है। हम इस दौर में रह रहे हैं जहाँ पे वी आर वर्किंग ऑन IT मोस्टली, और हर चीज़ आजकल IT के थ्रू ही चल रही है, लिंक टू IT वन वे अदर सॉफ्टवेयर्स और वेबसाइट्स एंड एप्लीकेशंस। तो अगर इस तरह के बिजनेसेस हैं दैट यू कैन डू फ्रॉम एनीवेयर, तो it suits some people, it does not suit अच्छा, some IT की पॉसिबिलिटी में ये है कि लेट से मैं जाता हूँ पुर्तगाल जाता हूँ, वहाँ पे जाके बिजनेस स्टैब्लिश करता हूँ और मैं बंदे हायर करता हूँ पाकिस्तान से। IT कंपनी मेरी वहाँ पे रजिस्टर्ड है और जाके अच्छा रेवेन्यू भी जनरेट कर रही है, जो कि उसकी इकॉनमी को आप जाके आप कह लो कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट के अंदर वहाँ पे हेल्प आउट कर रही है। लेकिन मेरे बंदे सारे पाकिस्तान में एम्प्लॉयड है। फॉर द सेक ऑफ टू शो द पीपल मैंने वहाँ पे 4-5 बंदे रखे हुए हैं जो कि एडमिन का काम कर रहे हैं। तो इस तरह के केस हो सकते हैं। अच्छा, आप मेरे से यहाँ पे बैठ के जो सवाल पूछ रहे हैं वो ज़रा ऐसे पूछने वाला है नहीं, लेकिन मैं आपको फिर भी आंसर कर देता हूँ। इन द एंड इफ यू आर डूइंग गुड फॉर देयर इकोनॉमी, ठीक है, तो एवरीथिंग इज फाइन। आउटसोर्सिंग होती है, आउटसोर्सिंग इज अ लीगल प्रोसेस नो मैटर व्हाट इंडस्ट्री इट इज। ठीक है, आप अब सबसे ज़्यादा आउटसोर्सिंग इंडिया में होती है इस वक्त, और आप डिफरेंट IT कंपनीज हैं, आपको पता है, दे सिटिंग इन US, UK और कनाडा और डिफरेंट प्लेसेस, और उनकी वर्कफोर्स इंडिया से काम कर रही है, विच इज़ लीगल, इसमें कोई मसला नहीं है। If you're good for their economy, if you're paying taxes, if you're a good resident or a citizen, they don't mind. अच्छा, एक और बड़ा कॉमन सा मसला होता है कि लेट से कि मैंने बाहर जाना है तो मैं जाऊंगा एजेंट के पास। अब मुझे तरह तरह के मार्केट में एजेंट मिल जाएंगे, इस्लामाबाद में जाके अलग किस्म के मिलेंगे, पिंडी में अलग मिल जाएंगे, शायद लाहौर कराची में डिफरेंट मिल जाएंगे। तो एज अ कस्टमर मैं कैसे मेक श्योर करूँ यार जो एजेंट के कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि वो अक्सर क्या कहते हैं, इतने पैसे लेके आओ आपकी मैं PR दिलवा दूंगा। तो फ्रॉम द कस्टमर परस्पेक्टिव मुझे किस किस चीज़ों पर चेक एंड बैलेंस करना चाहिए, मुझे क्या क्वेश्चन करने चाहिए ताकि मैं मेक श्योर करूँ कि मेरा एजेंट है वो क्रेडिबल है। अच्छा, this is a very good question, and thank you for asking this question. This is something I'm trying to create awareness for different लोगों में. Anybody can in this country unfortunately become an agent, लेकिन that's not the case. आपको सबसे पहले अपनी रिसर्च करनी है। I always tell everyone, and इस प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हुए मैं आज यही कहना चाहूँगा, always do your own research. ठीक है, know what you're doing. As I said at the beginning as well, know what you're doing, do your own research. सबसे पहले आप जो कर सकते हैं वो अपनी रिसर्च कर सकते हैं। Every country has an authentic website जो कि गवर्नमेंट की क्रिएटेड होती है, आप वहाँ पर जाएं, स्टडी करें, ठीक है, अपने एलिजिबिलिटी चेक करें, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो स्किल्ड हो, चाहे वो वाई इन्वेस्टमेंट हो। डू योर ओन रिसर्च कि क्या ये जो बात कह रहा है ये सच है भी कि नहीं। You will see so many people, not just here, other parts of the world as well, जो आपको कहेंगे कि जी आप बस इतने पैसे दें, हम आपकी नौकरी भी वहाँ पे लगवा देंगे और आपको इमिग्रेशन भी करवा देंगे। Always ask them how and why. Why would an employer sitting in Canada hire you without even knowing you? Without interview. Exactly. Why would they do that? आप अपने साथ इससे बड़ी ज़्यादती कर ही नहीं सकते। You're paying for a fake document. You got my point. You're paying for the fake document. मैं ये नहीं कहता कि लोग इस तरह जाते नहीं हैं, लोग इस तरह जाते हैं, लेकिन if that document is caught, you can have a ban for 5 years minimum and maximum of lifetime. और trust me, 5 साल का भी मतलब है lifetime. आपको दोबारा कभी कोई entertain करने वाला नहीं है। तो आप अपने साथ ही ज़्यादती करते हैं, वो भी पैसे दे के, अच्छे खासे पैसे दे के। Avoid these kind of situations. ये आपके लिए in the end, आपके फ्यूचर है, क्योंकि ऐसे काम करके आप ना सिर्फ अपने आप को, अपनी पूरी फैमिली को स्टेक पे डाल देते हैं।
राइट अच्छा जनरली ये है कि पाकिस्तान की पासपोर्ट की वर्थ मेरे ख्याल से आप एक बेहतर जज होगे, बेहतर बता सकते हो क्योंकि आप दुबई के अंदर बैठे हो और आप वहाँ पे डिफरेंट नेशनल का काम कर रहे हो, पाकिस्तानी का भी कर रहे हो, अरबी का भी कर रहे हो, इंडियन का भी काम कर रहे हो। तो क्या एक डिफ़िकल्टी या चांसेस ऑफ सक्सेसफुल उनके माइंड में होता है कि यार ये पाकिस्तानी आ रहा है तो मैं ज़्यादा चेक एंड बैलेंस रखना है, या फिर इंडियन है तो चलो ठीक है गुजारा हो जाता है। तो फ्रॉम योर पर्सपेक्टिव पाकिस्तान की वर्थ कैसी है? वर्थ अच्छी नहीं है। I'll be very straightforward. वर्थ अच्छी नहीं है अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू many reasons. अगेन अगर हम उसके डिटेल में जाएं तो वो एक डिफरेंट कैटेगरी है, डिफरेंट टॉपिक है जो कि हम कभी फिर से डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन वर्थ अच्छी नहीं है। हमारा हमेशा चेक एंड बैलेंस ज़्यादा होता है, ठीक है क्योंकि प्रॉब्लम वही है कि हमारे लोगों को एजुकेट गलत किया जा रहा है, और ये अनफॉर्चुनेटली जो सो कॉल्ड एजेंट्स मार्केट में बैठे हैं ये करते हैं। वो करते क्या है कि वो कहते हैं जी आप विजिट वीज़ा ले लें, हम आपका विजिट वीज़ा लगवा देते हैं डन बेस पे। दैट्स अनदर वर्ड दैट इज़ द बिगेस्ट रेड फ्लैग। डन बेसिस, बिगेस्ट रेड फ्लैग। डन बेसिस पे हम आपका वीज़ा लगवा देते हैं, आप वहाँ पर जाएं और जाके बस रह लें, कुछ नहीं कहता, आपको कोई नहीं निकालेगा। दिस इज द स्टैंडर्ड स्टेटमेंट, और ये सबसे बड़ी गलत चीज़ है। A visitor's visa means you're coming as a tourist or for some work in that country for a few days or a month or so. ठीक है, आपने जो प्लान किया है वो करें and come back to Pakistan. Unfortunately, majority of Pakistanis are miseducated. उनको गलत गाइड किया जाता है, वो विजिट वीज़ास लेके वहाँ जाते हैं और उसके बाद वहाँ पर स्लिप हो जाते हैं, इन अदर वर्ड्स, जिसकी वजह से हमारी एज अ नेशन वर्थ डे बाय डे नीचे आती जा रही है। कंट्रीज आर रिफ्यूजिंग आवर वीज़ाज। हम इस वक्त ऐसी कंट्रीज़ के रिफ्यूज़ल्स की रेशो हाई हुई हुई है जो कंट्रीज़ हमारी दोस्त हैं, लेकिन दे नो कि हम कर क्या रहे हैं, उसकी वजह से दे आर रिजेक्टिंग आवर वीज़ाज। राइट अच्छा अगर एग्जांपल लें, अगर एक विज़िटर जा रहा है पाकिस्तान से, आप कह लें पुर्तगाल जा रहा है, ठीक है, 15-20 दिन का मेरा वीज़ा है, जाके मैं घूमना शूमने, मैं टूरिस्ट वीज़ा है मेरा। उसके बाद लेट्स से मैं इलीगली वहाँ पे जाके रहता हूँ, लेकिन हाउ आई कैन जस्ट कि मैं वहाँ पे अर्निंग या इनकम जनरेट कर पाऊँ या कुछ कर पाऊँ, क्योंकि लीगल तो मैं हूँ ही नहीं उस कंट्री के अंदर ना, तो वो सम हाउ तो आपको डिपोर्ट कर ही देंगे। वन वे और अनदर, यस, आप कभी ना कभी पकड़े जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं हाईलाइट करना चाह रहा हूँ, या पूरी चेन है वहाँ पे जाके वो आपको इलीगल डॉक्यूमेंट भी बनवा देंगे, आप सिटीजनशिप हो यहाँ के, मैं पूरी चेन समझना चाह रहा हूँ। जी ऐसे होता है, मैं आपको भी बता रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप जब विजिटर्स वीज़ा पे जाके काम करने की कोशिश करते हैं तो आप रेगुलर वेज पे काम नहीं करते हैं, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल उनका $10 एन आवर पे वो नॉर्मल सिटीजन को देते हैं तो आपको $3-4 पे रखेंगे, राइट, ठीक है। यू आर नॉट गेटिंग सैलरी लीगली, वो आपको कैश पे कर रहे होंगे, ठीक है, जो कि आप बैंकिंग चैनल में भी नहीं लेकर आ सकते बाद में, ठीक है। तो आपको उसके बाद आप वो अपने घर को सपोर्ट करने के लिए जब पैसे भेजने बैक होम, तो वो भी आप इलीगल चैनल्स के थ्रू भेज रहे होंगे, क्योंकि आप लीगल चैनल में तो है ही नहीं, राइट, ठीक है। तो इस तरह के बहुत इश्यूज आते हैं जो कि वो रहने वाले फेस कर रहे होते हैं। उसके बाद फिर वो फेक डॉक्यूमेंट्स बनवाना, ये वो फलाना ढिमकाना, और इन द एंड इट गेट्स कॉट वन वे अनदर। मेनी पीपल अप्लाई फॉर असाइलम। हमारे पास कितने लोग आए हैं जो यूएस के और उन्होंने जाके असाइलम अप्लाई कर दिया। मेजॉरिटी ऑफ केसेस में असाइलम आपका रिजेक्ट होता है और आप डिपोर्ट ही होते हैं, देयर इज़ नो अदर वे, ठीक है। लेकिन आप जो वहाँ पर टाइम रहते हैं उसमें आप ना प्रॉपर कमा सकते हैं, ना खुल के रह सकते हैं, ना अपने घर आ सकते हैं। आपके घर में खुदा ना हंसता कोई मसला हो जाता है, आप नहीं वापस आ सकते। यू पुट योर सेल्फ इन टू द सिचुएशन जहाँ पे आप बेहतरी की बजाय और बुरे साइड पे आ जाता है। और इसका इम्पैक्ट इज इट लिमिटेड टू यू या फिर आपकी फैमिली पे भी जाता है? लेट्स से कि एक किसी शख्स ने एक फैमिली से जाके ये हरकत की है और बाद में डाउन द लाइन जाके उसका कोई भाई जाके अप्लाई करता है, तो वो पूरा ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे या फिर वो चीज़ अलग है, वो अलग है? सो दे नो द होल हिस्ट्री आपकी, आपका भाई कौन है, आपके भाई की वाइफ कौन है, उनके माँ बाप का नाम क्या है, आपके माँ बाप का नाम क्या है, आपकी बीवी के भाई बहन कौन है, तो दे टेक द होल ट्री, ठीक है। और अगर एक बंदे ने जाके असाइलम में अप्लाई कर दी है तो ही हैज़ क्लोज द डोर फॉर होल फैमिली, एक्सटेंडेड फैमिली एज वेल। अच्छा, एक्सटेंडेड फैमिली पे मतलब चाचा मामा भी, उन पे भी इफेक्ट आता है, राइट, नॉट डायरेक्टली बट इनडायरेक्टली उन पे भी फर्क आता है। तो ऑलवेज अवॉइड दिस सिचुएशंस प्लीज, एंड नॉट जस्ट फॉर योर सेल्फ एंड योर फैमिली, फॉर द नेशन एज वेल, क्योंकि आप इनडायरेक्टली पूरी नेशन को एक बैड लाइट में लेकर आ रहे हैं, जिसकी वजह से एक आदमी की वजह से
बाकी सब पे भी वही निगाह आ जाती है जो आप कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, एक और क्वेश्चन है रिगार्डिंग एजेंट। लेट से मुझे एजेंट कहता है मुझे आप 10 मिलियन मेरे अकाउंट में सबमिट करो, जिसमें से आप 7 मिलियन आपका ब्लॉक अकाउंट होगा, बाहर जाके आप यूज़ कर रहे होगे, बाकी आपकी 0.7 मिलियन आपकी फ़ी वगैरह के अंदर होगा, बाकी सारे मेरे चार्जेस है। और आपको जो तरीके बता रहा है वो ठीक भी लग रहे हैं। फॉर एग्जांपल आपको ये डॉक्यूमेंट चाहिए होगा, हाँ ठीक है वो, लेकिन वो फ़ी बहुत ज़्यादा चार्ज कर रहा है और साथ में मेक श्योर कर रहा है कि मैं आपका इमिग्रेशन करवा दूंगा। तो इस केस के अंदर मतलब बंदा थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। तो वहाँ पे कैसे चेक एंड बैलेंस किया जाए? अच्छा, बात भी ठीक पूछ रहे हैं, मैं जाके वेबसाइट देखता हूँ, हाँ ये डॉक्यूमेंट उसने मांगे हुए हैं, ठीक है यार, यही कह रहा है, और साथ में फ़ी भी इतनी है, ये बात कर रहे हैं, लेकिन बाद में जो 2 मिलियन ले रहे हैं ना खुद से, और वो मेक श्योर कह रहा है कि आपका इमिग्रेशन हो जाएगा। तो इसके ऊपर हम कैसे एज अ कस्टमर हम कैसे कह लें कि आप एनालाइज कर सकते हैं सिचुएशन को बेहतर? इस तरह के एजेंट्स एक वर्ड यूज़ कर रहे थे जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने यूज़ किया, डन बेसिस। ठीक है, और वो कहते हैं कि जी आपका काम हो गया तो आपने इतने पैसे देने हैं, नहीं हुआ तो इतने देने हैं। अब लेट्स टेक एन एग्जांपल, वो कहते हैं जी 1.5 लाख आपने पहले दे देना है, अगर काम हो गया तो 10 लाख आपने और देना है। ठीक है, ठीक है। अब वो 1.5 लाख जो आपसे ले रहा है उसमें उसने अपनी भी फ़ी भी पूरी कर ली है, उसमें से उसने चार्जेस भी पूरे कर लिए जो एम्बेसी को पे करने हैं, और ही इज टेकिंग ईच एंड एवरी डॉक्यूमेंट दैट इज रिक्वायर्ड। ठीक है, विच इज़ फाइन। ठीक है, लेकिन आपका केस, आपका वीज़ा, इवन इफ इट्स अ विजिटर वीज़ा, इट सोलली डिपेंड्स कि आपकी इमिग्रेशन एक्सेप्ट होगी कि नहीं होगी। कोई भी एजेंट मेक श्योर नहीं कर सकता, गारंटी नहीं कर सकता कि वो प्रोसेस सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा, वो किसी के हाथ में नहीं होता। वंस योर फाइल इज सबमिटेड टू एम्बेसी, वो अपने क्राइटेरियाज पे चेक करते हैं, इफ दे लाइक इट, इफ दे आर फाइन, इफ दे आर सेटिस्फाइड, दे विल गिव इट, इफ दे आर नॉट सेटिस्फाइड, दे विल सेंड इट बैक एज अ रिजेक्शन और व्हाटएवर। तो उसने अपना 1.5 लाख रुपया ले लिया हुआ, ठीक है, उसके पैसे बन गए। अब 10 में से किसी एक का भी लग गया तो ही मेक्स दैट एक्स्ट्रा मनी, राइट? ठीक है। तो दिस इज हाउ पीपल डील इन दिस इंडस्ट्री। अगेन इट्स अ रेड फ्लैग। ठीक है, अवॉइड दीज सिचुएशंस। आपको विजिटर्स वीज़ा पे फॉर एग्जांपल, ज़्यादातर विजिटर्स वीज़ा पे लोग इस तरह के काम कर रहे होते हैं। विजिटर्स वीज़ा अगर आपकी एलिजिबिलिटी पूरी है, अगर आपकी डॉक्यूमेंटेशन पूरी है, खुद से अप्लाई कर सकते हैं। यू डोंट नीड एनी एजेंट फॉर दैट। ठीक है, अगर आपके डॉक्यूमेंट्स सही लगे हुए हैं, अगर आपने अपना ईच एंड एवरी डॉक्यूमेंट सही से जस्टिफाई किया है, अगर आपने उनको जस्टिफाई किया कि यू आर एक्चुअली गोइंग देयर फॉर अ विजिट एंड विल कम बैक, तो देयर इज नथिंग दैट विल स्टॉप यू फ्रॉम गेटिंग अ वीज़ा। चलो, ज़बरदस्त। अच्छा, दुबई के अंदर आजकल गोल्डन वीज़ा काफ़ी मशहूर हुआ हुआ है, जिसको देखो मतलब यूट्यूब के ऊपर उसने भी ले लिया है, उसको भी मिल गया। तो ये प्रोसीजर है क्या, और कितना एक फ़ायदेमंद होगा फ्रॉम द बिजनेसमैन पर्सपेक्टिव? यहाँ पे नॉर्मल वीज़ा पे आना जाना करे, काम उतना ही होगा? Golden visa is a first step actually, UAE की तरफ से, and it's a very good step if you ask me, towards having a sustainable people there. They are looking for people who have brains, who have a capacity to invest, and who are somebody who can create a difference. Okay, so for example, artists can apply for golden visa और उनको मिल जाता है। It's a 10 years visa, जिसमें आपको मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पे स्टे की, और आप वहाँ पर काम भी कर सकते हैं, बिजनेस भी कर सकते हैं, जॉब कर सकते हैं, यू कैन बाय प्रॉपर्टी, सेल अ प्रॉपर्टी, रेंट अ प्रॉपर्टी, हैव बैंक अकाउंट्स, व्हाटएवर यू वांट टू डू, एवरीथिंग लीगली। तो आर्टिस्ट के अलावा इफ़ यू आर इन्वेस्टिंग अबाउट 2 million dirhams into the real estate, you're eligible to apply for that visa. Or if you are making more than 30,000 dirhams a month, and you're on a managerial position and you have at least graduation degree, तब भी आप golden visa apply कर सकते हैं. It gives you an entitlement of being a resident for next 10 years without having anybody else as your sponsor. तो आप अपने खुद स्पॉन्सर बन जाते हैं. ठीक है. और इसके बाद ये श्योरिटी होती है कि 10 साल के बाद मुझे यूएई की सिटीजनशिप मिल जाएगी, या फिर दोबारा रिन्यूड होगा ये वीज़ा गोल्डन वाला? नहीं, यूएई डज नॉट ऑफर सिटीजनशिप. तो गोल्डन वीज़ा अगर आप 10 साल बाद भी वही जो आप जिस क्राइटेरिया पे आपको मिला था, अगर आप उसी क्राइटेरिया पे फॉलो करते हैं या आपका क्राइटेरिया डिफरेंट हो गया, फॉर एग्जांपल व्हेन यू टुक इट, यू वर वर्किंग फॉर सम कंपनी हैविंग अ 30,000 dirham सैलरी प्लस मैनेजरियल पोजीशन एंड अ डिग्री, राइट. और 10 साल के बाद जब रिन्यूअल आया तो यू हैव अ प्रॉपर्टी वर्थ 2 million और मोर, तो आप उस पर कन्वर्ट करवा सकते हैं, बट इट विल ऑलवेज बी अ गोल्डन वीज़ा. अकामा भी सेम चीज़ होती है, डिफरेंट हो, क्योंकि अकामा बड़ा मशहूर हुआ था. अकामा वर्ड हमारे पॉलिटिक्स में बड़ा मशहूर हुआ था, अकामा भी सेम है, आई थिंक उसके बाद ही ज़्यादा लोगों को अकामा का
पता चला है, लेकिन अकामा इज बेसिकली अ स्पॉन्सरशिप, अरबी में उसको अकामा कहा जाता है, ठीक है। तो व्हेन यू वर्क फॉर सम कंपनी इन यूएई, वो आपको एक स्टेटस प्रोवाइड करते हैं, रेजिडेंट एंड वर्क स्टेटस, ठीक है, जिसके लिए आपको 2 साल का एक वीज़ा इशू होता है, ठीक है, जिसमें आप काम कर सकते हैं उस स्पेसिफिक कंपनी के साथ। तो वो कंपनी बेसिकली आपको स्पॉन्सर करती है, एंड इट इज कॉल्ड अकामा, ठीक है। एंड इफ यू अर्निंग मोर देन 30,000 दिरहम, तो आपको वही कामा जाके गोल्डन वीजा में कन्वर्ट हो जाएगा। आप करवा सकते हैं, नॉट कन्वर्ट, इट विल बी अ न्यू वीजा इशूड, बट यू कैन अप्लाई फॉर अ गोल्डन वीजा। कामा इज सिंपली आप स्पॉन्सर, आपकी कंपनी कर रही है आपको एग्जैक्टली वहां पे लाने के लिए। सी रेजिडेंसी इज इन अदर वर्ड्स इन अरबिक लैंग्वेज इज अकामा, राइट, प्रूफ टू स्टे, ठीक है। अच्छा, फ्रॉम एक कुछ लोग होते हैं ना कि यार उनको बिजनेस वगैरह कुछ नहीं करना, लेकिन वो चाहते हैं कि यार उनके पास एक सेकंड सिटीजनशिप आ जाए, ठीक है। तो उसके लिए सबसे इजी ऑप्शन कौन सा होता है? उनके पास अन्यवार पैसा है, पाकिस्तान में उनके कारोबार चल रहे हैं, दुबई के अंदर भी कारोबार है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी चल रहा है, ठीक है। मिनिमम पॉसिबल वे कि यार मैं यहाँ पे जाके इन्वेस्ट कर दूँ, उनके पास तालीम भी है, तो वहाँ पे जाके सेकंड सिटीजनशिप बड़े कम अरसे में मिल जाए। ओके, देयर आर कपल ऑफ ऑप्शंस इस सूरत में। अक्सर मैं ये उन लोगों को रेकमेंड करता हूँ वेरी वेल सेटल्ड आइदर इन पाकिस्तान और एनीवेयर एल्स इन द कंट्री एंड देयर पासपोर्ट डज नॉट अलाउ देम, और उनके पास ऐसा टाइम नहीं है कि वो जाके लाइंस में लग के वीज़ा अप्लाई कर सकें। और अगर उनका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है और पॉलिटिकल हिस्ट्री नहीं है और उनकी क्लीन मनी है, नॉट any money that is made for from illegal sources, अगर ये क्राइटेरियाज में फॉल करते हैं, तो आई ऑलवेज रिकमेंड टू हैव अ कैरेबियन सिटीजनशिप, ठीक है। कैरेबियन सिटीजनशिप आप बड़े आसानी से ले सकते हैं अगर आप रिक्वायरमेंट्स पूरी कर रहे हैं। तो यू कैन इन्वेस्ट आइदर 100,000 starting from 100,000 into the economy of the country, which is in other words called a donation, ठीक है, और आपको सिटीजनशिप उस कंट्री की मिल जाती है राइट आफ्टर इन्वेस्टमेंट, या फिर कुछ टाइम आपने वहाँ पे रहना? नहीं, आपको वहाँ पे रहना नहीं है। इट टेक्स अबाउट 3 to 4 months द प्रोसीजर एंड यू रिसीव द पासपोर्ट एट योर होम। और उसके बाद आपकी मेरे ख्याल से कितनी कंट्रीज पे आपका ऑन अराइवल वीजा हो जाता है? क्योंकि उसकी अप्रॉक्सीमेटली 140-145 कंट्रीज डिपेंडिंग ऑन द कंट्री। देयर आर 5 कैरेबियन आइलैंड्स, डोमिनिका, सेंट किट्स एंड नेविस, सेंट लूसिया, ग्रेनाडा एंड एंटीगुआ। नॉर्थ अमेरिकन कंट्री है जी, उसी साइड पर है। और इसके बाद आपका अमेरिका भी फ्री हो जाता है इसके बाद? नहीं, इट मोस्टली गिव्स यू, मोस्ट ऑफ दीज 4 out of these countries give you access to UK, and all 5 of these countries are giving you access to EU, Schengen और EU complete, ठीक है, जहाँ पर आप वीज़ा फ्री ट्रैवल कर सकते हैं। राइट। अच्छा, नॉर्मली जब आपके पास कस्टमर आता है तो सबसे ज़्यादा कॉमन गलतियाँ एप्लीकेशन के अंदर क्या होती हैं जो आपने समझा है पाकिस्तानी कर रहे होते हैं? उनके डॉक्यूमेंट्स ठीक नहीं होते, या फिर डॉक्यूमेंट्स के अंदर कुछ आपको लगता है गड़बड़ है, यहाँ पे कोई फेक सर्टिफिकेट बनवाया हुआ है, तो नॉर्मली आप क्या पकड़े होते हैं, या फिर पैसों के ऊपर बात हो रही होती है? सबसे पहले झूठ, ठीक है, एजेंट से भी झूठ। हाँ, इट्स अ बिल्ट इन थिंग हमारे नेशन का। आई थिंक कि अगर कोई पूछे कि मोटो क्या है, तो झूठ विल वन ऑफ द टॉप थिंग्स अनफॉर्चुनेटली। अगेन देखें, हमें लगता है कि हम कुछ चीज़ें नहीं बताएंगे एंड दे विल नेवर बी डिस्कवर्ड। मैं हमेशा कहता हूँ कि आप जब किसी के साथ इमिग्रेशन के लिए बैठे हुए हैं या फाइनेंशियली अपनी कोई प्रॉब्लम सॉल्व करना चाह रहे हैं, तो ऑलवेज कंसिडर दीज पीपल एज योर डॉक्टर्स। जैसे आप डॉक्टर को बैठ के खुल के बता देते हैं ना कि जी ये मसला है, इलाज कर दें, तो हमारे पास भी जब आप आते हैं तो अगर हमें खुल के बताएंगे ना कि ये मसला, तो वी विल बी एबल टू गाइड यू इन अ बेटर वे, विल बी एबल टू फाइंड द राइट सोल्यूशन फॉर यू। होता क्या है कि लोग आते हैं, आई अगेन गिव यू एन एग्जांपल, आई एम सॉरी इफ आई एम डूइंग इट मोर, लेकिन मैं एग्जांपल से ये कि आपको थोड़ा सा समझ ज़्यादा बेहतर आ जाएगी। वी हैड अ जेंटलमैन कमिंग टू आवर ऑफिस अबाउट कपल ऑफ मंथ्स अगो एंड ही सेड कि जी आई एम इंटरेस्टेड इन टू दिस एंड आई हैव स्टडीड इट ऑल, और मुझे सब पता है। तो वी गेव हिम अ फॉर्म, हमने कहा ये फिल कर दें एंड लेट अस सी इफ योर प्रोफाइल इज एलिजिबल। सो ही मार्क्ड एवरीथिंग, yes, everything is fine. So according to form, he's eligible. We started discussion. After a couple of hours, he said, I just thought कि मुझे आपको ना एक चीज़ बतानी चाहिए। मैंने कहा बताएं जी। वो जी मेरी ना 2005 में एक रिजेक्शन हुई थी। अच्छा जी, आपने मेंशन नहीं की। ओ, मैंने ज़रूरी नहीं समझा मेंशन करना। तो अच्छा, क्या रिजेक्शन थी, किस कंट्री की थी, क्या थी? वो जी वो एक डॉक्यूमेंट नहीं था, तो वो हमने ना खुद से बना के तो लगा दिया था, तो वो पकड़ा गया था, उस पर हो गए, and they put a ban on me. इतनी बड़ी थिंग, और वो कह रहा है कैजुअल कह रहा है। एग्जैक्टली कि जी मुझे ज़रूरी नहीं समझा। तो नेवर थिंक कि ये ज़रूरी नहीं है। ईच एंड एवरीथिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे अक्सर लोग आते हैं हु डू नॉट इवन हैव बर्थ सर्टिफिकेट्स, एंड दिस इज़ अ वेरी
बेसिक डॉक्यूमेंट जो आपके पास होना चाहिए, हर किसी के पास होना चाहिए, ठीक है। आजकल हमारे पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव द सॉल्यूशंस फ्रॉम नादरा, एंड नादरा इज़ वेरी हेल्पफुल विद डॉक्यूमेंटेशन एंड डेटाबेस। तो प्लीज़ अगर किसी के पास नहीं है तो रेडीली अवेलेबल होने चाहिए। तो ये चीज़ें ऐसी, हाँ, ये चीज़ें ऐसी है जो हर किसी के पास होनी चाहिए। आइदर आप इमिग्रेशन अप्लाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये बेसिक डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए। तो हमारे पास अक्सर लोग आते हैं जिनके पास बर्थ सर्टिफिकेट्स भी नहीं होते। आई मेट वन पर्सन हु सेड जी मेरे बड़े वीज़े लगे हुए हैं लेकिन मेरे पासपोर्ट गुम हो गया है। तो दीज थिंग्स आर नॉट वेरी कैजुअल। आपको इन चीज़ों के बारे में रिस्पॉन्सिबल होना ज़रूरी है। अच्छा, एक और केस होता है कि लेट्स से कि आपको पैसे शो करने होते हैं, ठीक है, आप हेफ्टी अमाउंट तकरीबन 7-8 मिलियन अकाउंट में शो करने। नॉर्मली होता है क्या कि हम लोग पाकिस्तानी लोग FBI में रजिस्टर नहीं करते होते हैं टैक्स से बचने के लिए। प्रॉपर्टी होती है, हम करते हैं कि प्रॉपर्टी बेचते हैं और जाके फॉरेन से अकाउंट में पैसे आते हैं और जाके उसको शो कर रहे होते हैं, लेकिन सम हाउ वो एप्लीकेशन वीक कर रही होती है। तो इस केस के अंदर आप कैसे गाइड करते हो, उससे क्या प्रोसीजर होना चाहिए या क्या गाइडलाइन होनी चाहिए? देखिए, हमें जब इस तरह की सिचुएशंस नजर आती है ना तो हम तो वो एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं करते, ठीक है, क्योंकि हमें पता होता है कि ये वीक पॉइंट्स है और इसकी बेस पे इंस्टेड ऑफ हैविंग एन अप्रूवल द पर्सन विल बी रिजेक्टेड। और हमारा तो चले जो टाइम वेस्ट होगा सो होगा, लेकिन दैट मार्क ऑफ रिजेक्शन विल स्टे विद दैट पर्सन फॉर लाइफ, ठीक है। तो देन वी गाइड देम कि आप इस तरह ये चीज़ें पहले सोर्ट कर लें और उसके बाद आएँ। गिव योर सेल्फ सम टाइम, ये चीज़ें सही हो जाए तो फिर हम प्रोसीजर को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। कभी भी ऐसे नहीं करें कि जी आपने बस पैसे डाले और निकाल लिए जस्ट दिखाने के लिए, क्योंकि यू कैन बी चेक्ड एट एनी गिवन मोमेंट। इवन व्हेन यू आर एंटरिंग अ कंट्री आप उस वक्त भी चेक किए जा सकते हैं, आपके बैंक अकाउंट चेक किए जा सकते हैं। लेट्स से प्रॉपर्टी मेरी थी लेकिन हमने उसको कम अमाउंट शो की हुई थी। लेट्स से मेरी इस्लामाबाद में प्रॉपर्टी थी 5 करोड़ की और मैंने शायद 90 में मेरे अब्बा जान ने परचेज़ की थी। तकरीबन वहाँ पे 10 या 20 लाख की टैक्स के अंदर शो हुई हुई, ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान का निज़ाम ऐसा है कि प्रॉपर्टी आपके ऊपर जा नहीं रही होती ऑन पेपर्स, ठीक है। अब मैं सडनली उसको मैं बेचता होता हूँ, ठीक है, अब डॉक्यूमेंट्स की बात कर रहा हूँ और जाके मेरे अकाउंट में 4 करोड़ पे मेरे क्रेडिट हो जाता है, ठीक है। उस केस को किस तरह हम लेके जा चल सकते हैं? प्रॉपर्टी रजिस्टर थी लेकिन 20 साल के बाद मैं बेच रहा हूँ और प्रॉपर्टी अगेन इट डिपेंड्स कंट्री टू कंट्री। कुछ कंट्रीज डू वांट टू अंडरस्टैंड कि आपके पैसे आए कहाँ से, सोर्स कहाँ से हुए, उनका बैकग्राउंड क्या था, उनकी वैल्यूएशन क्या थी। फॉर एग्जांपल US में एक प्रोग्राम है, इट इज़ कॉल्ड DB5। दे विल डू अ प्रॉपर सोर्स ऑफ फंडिंग कि आपके पैसे कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ से नहीं आ रहे। आपके प्रॉपर्टी अगर आपने फॉर एग्जांपल बेची है तो आपके पास वो प्रॉपर्टी आई कहाँ से थी, आपके वालिद साहब से, ओके, आपके वालिद साहब के पास कहाँ से आई थी, उनके वालिद साहब से, यानी कि आपके दादा से, आपके दादा ने कैसे खरीदी थी, ठीक है। तो दे वांट टू मेक श्योर कि उसका सोर्स कहाँ से आ रहा है, ठीक है। उसके बाद दे विल ऑल्सो आस्क यू कि इस प्रॉपर्टी की आज की वैल्यूएशन क्या है, हैव यू पेड टैक्सेस ऑन दिस प्रॉपर्टी और नॉट। अगर आप नहीं किए हुए उस वैल्यूएशन के मुताबिक तो दे विल नॉट टेक योर केस। ज़बरदस्त, मतलब वो इतना बॉदर करते हैं, वो जाके आपकी ट्रेल निकाल के उसको प्रॉपर वेट कर रहे होते हैं। When you're talking about legal procedures, so you like it or not, you have to face it. This is why I am sitting here, or I'm trying to create this awareness कि लीगल प्रोग्राम्स की तरफ आएँ, इट विल ऑलवेज हेल्प यू इन अ लॉन्गर रन, ठीक है। अच्छा, लास्ट में ये बताएं कि मार्केट में बहुत ज़्यादा इलीगल इमिग्रेशन हो रही है, तो वो कौन से कॉमन इलीगल इमिग्रेशन जो आपके सुनने में आए हैं जो कि आप जैसे अच्छे लोगों का काम भी ख़राब कर रहे होते हैं, एक बैड माउथ क्रिएट करते हैं या फिर एक इंप्रेशन ख़राब करते हैं बाय एंड लार्ज सोसाइटी के बारे में? हमारी कंट्री का इस वक्त अलमिया ये चल रहा है कि एवरीवन इज़ ट्राइंग टू कम गो आउट। Unfortunately, everyone has only one dream left कि किस तरह पाकिस्तान को छोड़ा जाए। Certain situations में I can justify that as well, लेकिन उसकी वजह से जब वो एक frustration create होती है ना तो people just try to look for anything, कुछ भी मिल जाए बस किसी भी तरह कर लें। एक तो अपनी frustration को इस प्रोसेस में ओवरटेक ना करने दें आपके थॉट प्रोसेस को, ठीक है। अपनी सैनिटी रखें और ऑलवेज लुक फॉर द राइट वे ऑफ डूइंग इट। अनफॉर्चुनेटली आपने सुना होगा एक वर्ड है डंकी, बिल्कुल, लोग बोट्स में चले जाते हैं, ठीक है। अब वो ऐसे लोग हैं जो कि अनएजुकेटेड होते हैं, हम गांव जाके उनको एजुकेट भी नहीं कर सकते। काफ़ी लोग हैं जो कि यूट्यूब पे भी एक्सेस नहीं है तो दे कैन नॉट इवन लिसन टू अस। तो अनफॉर्चुनेटली हम उनको तो कैटर नहीं कर सकते, जाके उनको नहीं समझा सकते, लेकिन जिसको समझा सकते हैं उसको यही समझाएंगे कि ऑलवेज लुक फॉर द राइट ऑप्शन। अगर आप एलिजिबिलिटी नहीं बन रही तो प्लीज़ 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 डोंट पे फॉर फेक डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। आपको नहीं पता, आप अच्छा करने के चक्कर में अपनी पूरी फैमिली का फ्यूचर डैमेज कर रहे हैं।
तो बी एश्योर कि आप जिस प्रोग्राम के लिए, जिस भी कंट्री के लिए, जिस भी एजेंट के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं, खुद से अप्लाई कर रहे हैं, यू आर डूइंग द राइट थिंग। ठीक है, अपनी रिसर्च पूरी करें। अच्छा, साथ में लास्ट में ये बताएं कि लेट से कनाडा की बात करते हैं, जो अभी रीसेंट टेंशन चल रही है बिटवीन इंडिया और कनाडा के दरमियान में, ठीक है, उसकी वजह से कोई इम्पैक्ट आया है कि एप्लीकेशन के अंदर बाकी जो पाकिस्तान या बाकी कंट्रीज़ के अंदर उसकी एक्सेप्टेंस रेट बढ़ गई हो? पॉइंट 1 ये। सेकंड ये होता है कि यार उनका ईयरली कोटा तो नहीं होता कि लेट्स से कि इस साल हमने 50,000 करनी, या फिर वो डिपेंड करता है जो बेंचमार्क को मीट करता है वो ज़्यादा भी कर सकते हैं? अच्छा, चलें कनाडा की अगर आप बात करें तो उनके जो कोटाज होते हैं, एनुअल कोटाज होते हैं, वो नेशनलिटी बेस्ड नहीं होते हैं। ठीक है, वो एलिजिबिलिटी बेस्ड होते हैं। तो अगर आप एलिजिबल हैं, नो मैटर आप किस नेशनलिटी से हैं, तो दे विल एक्सेप्ट यू। अभी जो उनके टेंशन चल रही है इंडिया और कनाडा की, तो उस पर भी अगर आप देखें तो दे हैवंट स्टॉप्ड इमिग्रेशन फॉर इंडियंस। ठीक है, तो उनके इस वक्त एम्बेसीज भी बंद हैं और सब कुछ काफ़ी इशू एक्सलेट हुआ है, लेकिन इमिग्रेशन बंद नहीं हुई है। तो विच मीन्स के इट्स नॉट अ कोटा बेस्ड ऑन द नेशनलिटीज़, इट्स अ कोटा बेस्ड ऑन एलिजिबिलिटीज़। तो जिसके वो पॉइंट सिस्टम पे, फॉर एग्जांपल ज़्यादातर हमारी जो यंग जनरेशन है अंडर 30s, वो पॉइंट बेस्ड सिस्टम पे कनाडा इमिग्रेट कर रही होती है। तो अगर आपके पॉइंट्स और आपकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जॉब रिक्वायरमेंट्स या फिर आपकी इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो मीट होती हैं, तो नो मैटर आपकी नेशनलिटी क्या है, अगर आपके पॉइंट्स मीट हो रहे हैं तो आपका काम हो जाएगा। और कोटा बेस्ड, कंट्री बेस्ड तो नहीं, लेकिन कोटा इटसेल्फ उस कंट्री का है। लेट्स से कनाडा ने इस साल से 50,000 एप्लीकेशन ही लेनी है, इसकी ये कोटा होता है या फिर ये भी नहीं होता, जो मीट करते हैं सारों को फिर वो? नहीं, ये होता है। अच्छा, ये होता है हर साल का उन्होंने एक फ्रेम बनाया होता है। फॉर एग्जांपल, आई बिलीव, आई एम नॉट क्वाइट श्योर अबाउट दैट नंबर, बट इट्स अबाउट 485,000 दिस ईयर। ठीक है, ठीक है, तो इस तरह उन्होंने एक फिगर हर साल के लिए रखा होता है कि इस साल हमने इतने इमिग्रेंट्स लेने हैं। ठीक है सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बड़े मज़े की डिसीजन आपके साथ हुई है, स्पेशली जो आपने इन्फॉर्मेशन दी है रिगार्डिंग के आपने अगर जाना है बाहर, तो आप सिर्फ ये ना देखो, बाकी जाके देखो कि आपकी कम्युनिटी कितनी स्ट्रॉन्ग है वहाँ पे, ताकि आपके बच्चों की एजुकेशन, आपके पेरेंट्स के साथ आपको मसला ना आए। और सेकेंडली कि आप फॉर्जिंग की तरफ ना जाएँ, जो एजेंट्स होते हैं आपको जो कहते हैं कि फॉर श्योर आपको दे देंगे, वो ट्रैप है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। अगेन मेरा एक ही एजेंडा है कि लोगों को ट्रांसपेरेंसी की तरफ लेकर आ सकें, उनको सही चीज़ें दिखा सकें। आप करें, ज़रूर करें, लेकिन डू व्हाट्स बेस्ट फॉर यू, डू योर ओन रिसर्च, दैट्स द स्लोगन। ज़बरदस्त। ऑडियंस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर पॉडकास्ट। अगर आपको इस तरह की और मज़े की पॉडकास्ट देखनी है तो प्लीज़ स्टे कनेक्टेड विद अस। खुदा हाफिज़, टिल द नेक्स्ट एपिसोड।